नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी का अड्डा 24/7 पर स्वागत है। मैं नरेंद्र मीना आज आपके लिए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारे पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र से संबंधित होंगे। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट परीक्षा या किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने ये 30 महत्वपूर्ण बड़े ही चुन कर आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, बेल आइकन भी दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं विकल्प ए पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, या दोस्तों विकल्प सी मकान, सड़कें, पूजा स्थल, या विकल्प डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण क्या है। तो दोस्तों, पर्यावरण से जो आशय है वे हमारे चारों तरफ जो परिवेश में जो भी वस्तुएं चीज़ें, पेड़ पौधे, जीव जंतु और जितनी हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं, ये सभी के योग को हम क्या कहेंगे दोस्तों, पर्यावरण कहेंगे। तो दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक परिवेश और प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारक, जो सभी पर्यावरण के अंतर्गत समाहित होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में विकल्प डी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, मकान, सड़कें, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। बताइए दोस्तों, बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, या फिर बाल श्रम से है, या अनिवार्य शिक्षा से है। बताइए दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध किससे है। तो दोस्तों, ये जितनी भी प्रथाएं दी गई हैं हमारे भारतीय समाज में व्याप्त हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जो शारदा एक्ट का संबंध था वो दोस्तों किससे था, वो था दोस्तों बाल विवाह से। किससे दोस्तों, बाल विवाह से शारदा एक्ट का संबंध था। दोस्तों, ये एक्ट कब आया था, ये दोस्तों ये एक्ट आया था 1929 में, जिसको दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके जो प्रस्तावक थे वो कौन थे दोस्तों, वो थे दोस्तों हरविलास शारदा थे। तो दोस्तों, इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम क्या पड़ गया, शारदा एक्ट, इस एक्ट का नाम पड़ गया, जो कि 1929 में आया था। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत जो विवाह के लिए लड़के और लड़की की जो न्यूनतम आयु रखी गई थी दोस्तों, वो रखी गई थी उस समय लड़कों के लिए दोस्तों रखी गई थी 18 वर्ष और लड़कियों के लिए रखी गई थी दोस्तों 14 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए शादी के लिए। तो दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो दोस्तों, किसके द्वारा अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है, देखते हैं दोस्तों। विकल्प ए बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, या विकल्प बी बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, या विकल्प सी मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, या दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जितने विकल्प हैं इन सभी में बाजार की मूल अवधारणाओं को समझ विकसित की जा सकती है। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर भी, और बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर भी, और मूल्य जैसी अमूर्त अवधारणा को उदाहरण देकर भी। दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन विकल्प डी सही है, क्योंकि दोस्तों बच्चों में अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करने के लिए हमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। दोस्तों, इन गतिविधियों में बाजार के रोल प्ले करवाना, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाना, या मूल्य जैसी अमूर्त अवधारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करना, या उत्पादन, उपभोग, ऐसी अवधारणा इनके सामने प्रस्तुत करके हम उनके अंदर अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। बताइए दोस्तों, अनुमान लगाने के कौशल का विकास होगा, या लेखन के कौशल का विकास होगा, या फिर संप्रेषण कौशल का विकास होगा, या मापने के कौशल का विकास होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होगा, क्योंकि बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और उससे संबंधित प्रश्न पूछने आदि कार्यों से होगा। तो दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प डी, विकल्प सी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इससे उसमें संप्रेषण कौशल का विकास होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बताइए दोस्तों, आप क्या नहीं करेंगे? विकल्प ए, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, या उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, या फिर उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, या दोस्तों उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, बच्चों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? तो दोस्तों उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, ये कार्य हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जबकि दोस्तों हमें कौन कौन से कार्य करने हैं? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उनकी अवधारणा और संरचना को स्पष्ट करने में उनकी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सकें, ये बिल्कुल करेंगे। जबकि उन्हें अच्छी तरह हम उत्तर रटवाएंगे नहीं, बिल्कुल भी। तो दोस्तों हम आपको बताएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को अधिगम हेतु अनेक अवसर उपलब्ध कराने से बच्चों में वे सभी परिस्थितियाँ उत्पन्न या उन्हें प्रदान की जानी चाहिए जिससे वे स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान ढूंढने के लिए स्वयं प्रेरित हों। दोस्तों बच्चों को सही उत्तर अच्छे से समझा देने या रटाने से वे अधिगम के लिए प्रेरित नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन विकल्प डी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो विकल्प ए परिवार से, विकल्प बी विद्यालय से, या विकल्प सी सांस्कृतिक केंद्र से, या विकल्प डी धार्मिक केंद्र से। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है उसका परिवार होता है। तो दोस्तों यहीं से उसका पहला सामाजिकरण का पाठ शुरू होगा दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों परिवार से ही बच्चा अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। दोस्तों शिक्षा दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। जिस शिक्षा को हम परिवार या समाज से ग्रहण करते हैं उसको दोस्तों क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और दोस्तों जिस शिक्षा को हम स्कूल से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? औपचारिक। क्या कहेंगे दोस्तों? औपचारिक शिक्षा कहेंगे। दोस्तों ये दो प्रकार की शिक्षा होती हैं। तो दोस्तों इसलिए बच्चे को सामाजिकरण जो पहला पाठ कहाँ से प्रारंभ होगा? उसके परिवार से होगा। दोस्तों इसी कारण परिवार को सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, बताइए दोस्तों क्या है? दूध, मांस, अंडा, सोयाबीन। बताइए दोस्तों इनमें से क्या है? दोस्तों हम आपको बता दें, जो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है इनमें से वो है सोयाबीन। क्या है दोस्तों? सोयाबीन। क्योंकि दोस्तों सोयाबीन में लगभग 40 से 45% क्या होती है? प्रोटीन होती है। इसलिए दोस्तों इसको प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत माना जाता है। और दोस्तों इसी कारण सोयाबीन को प्रोटीन का राजा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प सी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, बताइए दोस्तों कैसा होगा? सीधा होगा, अनियमित होगा, उल्टा होगा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है कैसा होता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो ऊर्जा का पिरामिड होगा वो एकदम सीधा होता है। ये दोस्तों कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है तो दोस्तों हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों? ह्रास होता है। दोस्तों एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होगा? तो दोस्तों ये होता है मात्र 10%, जबकि 90% भाग बेकार चला जाता है। तो दोस्तों इसलिए ऊर्जा का जो पिरामिड होगा बिल्कुल सीधा होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, बताइए दोस्तों हमारी जो प्रकृति है उसमें ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत है क्या है? बताइए दोस्तों, समुद्री जल, वर्षा का जल, या फिर पर्यावरण, या दोस्तों हरे पौधे। दोस्तों हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो कि हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन O2 जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, वो हमें दोस्तों कहाँ से प्राप्त होगी? हरे पेड़ पौधों से। क्योंकि दोस्तों हरे पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो कि दोस्तों हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं, बताइए दोस्तों छात्रों के लिए सीखने के जो प्रमुख संसाधन हैं कौन कौन से हैं? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन करना, या दोस्तों ग्रंथालय, या फिर सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, या दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो सीखने के जो प्रमुख संसाधन हैं जिससे भी बच्चे को कुछ सीखने के लिए मिले या उनके ज्ञान में वृद्धि हो, तो उन संसाधनों को दोस्तों सीखने के साधन कहेंगे। तो दोस्तों इसमें जो
विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन करना है, इससे दोस्तों ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे बच्चे को सीखते हैं। दोस्तों ग्रंथालय में बहुत सारी पुस्तकें हम जाकर पढ़ते हैं, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। और दोस्तों सर्वे और प्रोजेक्ट के जो कार्य करते हैं उससे भी बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों छात्रों के लिए सीखने के जो विभिन्न संसाधनों का महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों, योगदान होता है, जिसमें दोस्तों कुछ प्रमुख संसाधन होते हैं जो विभिन्न क्रियाओं हेतु हम करते हैं, जैसे सामग्री का संकलन करना, ग्रंथालय में जाना, सर्वेक्षण और परियोजना निर्माण करना, और इसके अलावा भी अन्य कार्य होते हैं समाज में जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। बताइए दोस्तों, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तपेदिक, जिसको क्षय भी बोलते हैं, या दोस्तों कैंसर, या फिर दोस्तों अल्सर, या अनिद्रा। बताइए दोस्तों, धूम्रपान से होने वाला जो प्रमुख रोग है कौन सा है? दोस्तों हम आपको बता दें, जो धूम्रपान से होने वाला रोग है वो कैंसर है। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन विकल्प भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है दोस्तों? 20.95%, 78.09%, या 21%, या दोस्तों 0.03%। बताइए दोस्तों, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? दोस्तों हम आपको बता दें, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है वो 78% के लगभग होती है। और दोस्तों इसके अलावा जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है दोस्तों? 21% के आसपास होती है ऑक्सीजन गैस की मात्रा। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है दोस्तों? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में पाई जाती है। और नाइट्रोजन दोस्तों जो पाई जाती है दोस्तों 78% पाई जाती है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प बी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो विटामिन ए की कमी से होगा? दोस्तों रिकेट्स, या क्वाशियोरकर, या दोस्तों स्कर्वी, या रतौंधी। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? दोस्तों हम आपको बता दें, जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है। कौन सा दोस्तों? रतौंधी। दोस्तों इस विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम है। और दोस्तों ब्रिकेट्स जो बीमारी होगी विटामिन डी की कमी से होगी। और दोस्तों स्कर्वी जो रोग होगा विटामिन सी की कमी से होगा। इसके दोस्तों विटामिन सी की। और दोस्तों इसके अलावा जो क्वाशियोरकर रोग है वो दोस्तों किसकी कमी से होगा? वो प्रोटीन की कमी से होता है। इसके दोस्तों प्रोटीन। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? बताइए दोस्तों, एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी हृदय की जो धड़कन होती है वो कितनी होती है एक मिनट में? 72 होती है दोस्तों, 70 होती है, 75, या 80? बताइए दोस्तों कितनी होती है? दोस्तों ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल पता होगा, क्योंकि दोस्तों विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के जो हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है दोस्तों 72 होती है, क्योंकि एक मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतक्रिया का उदाहरण है। बताइए दोस्तों क्या है जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतक्रिया का उदाहरण है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, या उपयुक्त सभी? दोस्तों इनमें से जो वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य जो हैं ये सभी दोस्तों प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति के पर्यावरण के बीच की अंतक्रिया के उदाहरण हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों पर्यावरण और उसके घटकों के बीच की अंतर्क्रिया को जो दोस्तों मोटे तौर पर हम दो भागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों एक तो विभिन्न प्राणियों के मध्य अंतक्रिया, और दूसरी दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों के मध्य अंतक्रिया। दोस्तों इन दो भागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच होने वाली अंतक्रियाएं के बीच अंतर्गत वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य इत्यादि आते हैं। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन विकल्प डी बिल्कुल सही है। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? बताइए दोस्तों किसका चुनाव करेगा? विकल्प ए पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, विकल्प बी ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, या विकल्प सी पाठ्य वस्तु
ऐसी हो जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, या विकल्प डी ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो दोस्तों हम आपको बता दें, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक जो कार्य करेगा दोस्तों, ऐसी पाठ्य वस्तु उनके सामने प्रस्तुत करेगा जो कि विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प डी बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने के लिए एक शिक्षक को ऐसी पाठ्य वस्तु का चुनाव करना होगा और उनके सामने प्रस्तुत करना होगा जो कि बच्चों के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों बच्चे जब उनके जीवन से जुड़ी एक समस्या के तौर पर ऐसी पाठ्य वस्तु का चुनाव किया जाएगा तो बच्चे उस समस्या को सुलझाने के लिए तत्पर होंगे, जिससे उनका अधिगम और ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है, बताइए दोस्तों 1:30 या 1:40 या 1:50 या 1:60। बताइए दोस्तों विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात होता है दोस्तों कितना होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात जो होगा दोस्तों 1:30 होता है, जो कि दोस्तों किसके लिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए। जबकि दोस्तों उच्च प्राथमिक के लिए दोस्तों कितना है, उच्च प्राथमिक के लिए दोस्तों कितना होगा, 1:35 होगा। क्योंकि दोस्तों ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में इस बात को कहा गया था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है, बताइए दोस्तों क्या है इनमें से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण। वर्ष भर गर्मी रहना, या ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, या विकल्प सी साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, या दोस्तों विकल्प डी ठंड में कम ठंड और गर्मी में हल्की गर्मी। तो दोस्तों मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का जो प्रमुख लक्षण है दोस्तों, वर्ष भर गर्मी रहना है। दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश का जो लक्षण है, इनमें से वर्ष भर गर्मी रहना है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश पड़ते हैं दोस्तों, कर्क और मकर रेखा के मध्य पड़ते हैं दोस्तों, किसके, कर्क और मकर रेखा के मध्य जो पड़ते हैं वो दोस्तों क्या होता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश पाया जाता है, जहाँ पर दोस्तों वर्ष भर गर्मी रहती है। और दोस्तों यहाँ की जो जलवायु होती है गर्म होती है और दोस्तों आर्द्र भी रहती है। और दोस्तों यहाँ का जो वार्षिक तापांतर होता है वो बहुत कम होता है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है इस प्रदेश में दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होने चाहिए, बताइए दोस्तों क्या शामिल होने चाहिए, बच्चों के अनुभव, या दोस्तों स्कूल का वातावरण, या उपयुक्त पाठ्यक्रम, या दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो पर्यावरण की पाठ्यचर्या में जो शामिल होने चाहिए वे सभी शामिल होने चाहिए दोस्तों। इसमें बच्चों का अनुभव भी होना चाहिए और स्कूल का वातावरण भी होना चाहिए और एक उपयुक्त पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण की पाठ्यचर्या का लक्ष्य बच्चों का पर्यावरण के भौतिक, जैविक और तथा इसके अलावा दोस्तों सामाजिक कारकों के साथ अंत क्रिया को समझने योग्य बनाना है, जिससे दोस्तों बच्चे भौतिक, जैविक और सामाजिक कारकों को समझ सकें और उनके बीच की अंत क्रिया को भी समझ सकें। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, बताइए दोस्तों दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। विकल्प ए सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, विकल्प बी चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, या विकल्प सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो दिन रात होते हैं वो दोस्तों पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प सी बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाए जाने के कारण ही दोस्तों ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जबकि वो अपनी धुरी पर जब घूमती है, इस कारण दोस्तों दिन रात होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे, बताइए दोस्तों कौन थे। जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की, या दोस्तों जीन पियाजे ब्रूनर, या दोस्तों वाइगोत्स्की और ब्रूनर, या दोस्तों ब्रूनर और स्पीयरमैन। बताइए दोस्तों बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों ये कौन थे, ये थे जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की। कौन थे दोस्तों, जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की थे, जिन्होंने बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया था।
दोस्तों पियाजे जो थे वो किससे संबंधित थे? जो जीन पियाजे थे दोस्तों किससे संबंधित थे? ये थे दोस्तों संज्ञानात्मक बाद से। किससे दोस्तों? संज्ञानात्मक बाद से संबंधित है। और दोस्तों जो वाइगोत्स्की थे ये किससे संबंधित थे? ये दोस्तों सामाजिक विकास से। सामाजिक ये दोस्तों किससे संबंधित थे? ये थे दोस्तों सामाजिक विकास से। सामाजिक विकास से। और जीन पियाजे संज्ञानात्मक बाद से दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। बताइए दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? सभी जीव, या भू आकृतिक कारक, या जलवायु कारक, या ये सभी? बताइए दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। दोस्तों हम आपको बता दें सभी जैविक कारक, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी दोस्तों क्या हैं? ये प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों, किस किस में? एक तो दोस्तों जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक, और दूसरे दोस्तों कौन से होते हैं? अजैविक। इन दो प्रकार के घटकों में बांटा जाता है। दोस्तों जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैविक घटक दोस्तों वे होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। और दोस्तों अजैविक घटक के अंतर्गत क्या जाएगा? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे दोस्तों पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, ये जो दोस्तों क्या है? अजैविक घटक हैं दोस्तों, इनमें जीवन स्वयं का नहीं होता। और दोस्तों अजैविक घटकों में और अन्य जलवायु कारक भी आते हैं दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। दोस्तों क्यों देना चाहिए पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व? विकल्प ए बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। विकल्प बी इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है। विकल्प सी अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। या विकल्प डी विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को दोस्तों बढ़ावा मिलता है। दोस्तों हम आपको बता दें पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन विकल्प डी बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों विषय को जब बच्चों के अनुभव से जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? जो हमारी सीखने की प्रक्रिया वो तीव्र गति से होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? बताइए दोस्तों किसके द्वारा बदला जाता है अमोनिया को यूरिया में? दोस्तों बताइए अमोनिया यानी कि NH3 अमोनिया को किसके द्वारा यूरिया में बदला जाता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा बदला जाएगा? यकृत के द्वारा बदला जाता है। दोस्तों यकृत जो होता है, यकृत प्रोटीन उपापचयन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। दोस्तों प्रोटीन विघटन से अन्य पदार्थों के साथ अमोनिया जैसे विषाक्त पदार्थ भी बनते हैं दोस्तों, जिसे ये यकृत जो होता है ये दोस्तों यूरिया में बदल देता है। और दोस्तों इसके अलावा जो वृक्क होता है, वृक्क ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो दोस्तों अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में पहले पीछे डिस्कस किया है। तो दोस्तों कितना भाग स्थानांतरित होगा? मात्र 10%। बाकी 90% भाग हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में विमुक्त हो जाता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ज्ञान निर्माण निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की, अवधारणा की, या अन्वेषण विधियों और सत्यापन की, या उपयुक्त सभी की? तो दोस्तों हम आपको बता दें ज्ञान निर्माण में सर्वप्रथम दोस्तों किसकी आवश्यकता होगी? ये दोस्तों सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होगी? सर्वप्रथम होगी दोस्तों अवधारणा की, अवधारणा। फिर दोस्तों इसके बाद क्या आएगा? अनुभव, अनुभव दोस्तों। फिर इसके बाद क्या आएगा? जो हमारी अन्वेषण विधियाँ हैं, अन्वेषण विधियाँ। और दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे? अन्वेषण विधियों के बाद में हम दोस्तों उसका सत्यापन देखेंगे, सत्यापन। इस तरीक़ा से दोस्तों जो ज्ञान निर्माण में ये क्रियाएं भाग लेती हैं। और दोस्तों बाद में हम क्या करेंगे? बाद में हम दोस्तों प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछना।
आदि आते हैं दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। क्या दोस्तों, इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियाँ और सत्यापन ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया दोस्तों, निम्न में कौन वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? बताइए दोस्तों, जो हमारे वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन पाई जाती है उसका स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा होगा? ये दोस्तों नीली हरी शैवालों के द्वारा होता है। क्योंकि दोस्तों वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। तो दोस्तों ये नील हरी शैवालों के द्वारा होता है। और दोस्तों इसके अलावा ये राइजोबियम के द्वारा भी होता है। राइजोबियम के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज या ये सभी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये जितनी भी बुराइयां हैं ये सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कि बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों सामाजिक बुराइयां ऐसी बुराइयां हैं या ऐसे तत्व हैं या हम ऐसी प्रथा भी कह सकते हैं जिनके कारण दोस्तों समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों बाल विवाह के द्वारा बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर, दहेज प्रथा के द्वारा भी, बाल श्रम के द्वारा भी, और दोस्तों भ्रष्टाचार या फिर हम भ्रूण हत्या कर देते हैं इसके द्वारा भी दोस्तों हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये सभी क्या हैं? सामाजिक बुराइयाँ हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन विकल्प डी सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, या दोस्तों पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, या दोस्तों उपयुक्त सभी? दोस्तों हम आपको बता दें, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए दोस्तों ये होनी चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा। दोस्तों जितनी हम बच्चों से गतिविधि कराएंगे इतना ही उनका ज्ञान बढ़ेगा और अधिगम में उनकी रुचि आएगी दोस्तों। इसलिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा? इससे छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना का भी विकास होगा और साथ ही छात्र पर्यावरण अध्ययन को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ भी सकेंगे। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों हम अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दोस्तों ये है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? बताइए दोस्तों, कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा? विद्यालयों में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, या अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, या दोस्तों बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या दोस्तों विकल्प डी विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। दोस्तों हम आपको बता दें, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने का जो सर्वोत्तम उपाय है दोस्तों वो है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। क्या दोस्तों? बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। दोस्तों यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।